प्यारे बच्चों, चलिए आज के क्लास में हम लोग फिर पढ़ते हैं बीए सेकेंड ईयर सेकेंड पेपर का फेफ भाग। ठीक है बच्चों, राष्ट्रीय सुरक्षा का फेफ भाग। चलिए हम लोग वहां पहुंचते हैं जहां हम लोगों को पढ़ना है। हम लोग फिर पढ़ेंगे बच्चों आज क्षेत्रीय अखंडता एवं संप्रभुता, निकटतम पड़ोसी से खतरे का फेफ भाग। ठीक है, फेफ भाग ये कौन सा होगा? भाग 2। ठीक है, बल्कि फेफ भाग आप हटा दीजिए, केवल इसमें रखिए भाग 2। ठीक है बच्चों, भाग 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग इसमें पढ़ेंगे बच्चों, जैसे हमने उसमें बताया था कि भारत के पास जो है जो भी खतरे हैं, इसमें हम लोग पढ़ेंगे बच्चों भाग 2। ठीक है, क्षेत्रीय अखंडता एवं संप्रभुता, निकटतम पड़ोसी से खतरे, इसका हम लोग पढ़ेंगे भाग 2। ठीक, चलिए देखते हैं। भाग 2 में हम लोग पढ़ेंगे आंतरिक खतरे, किन किन क्षेत्रों में आंतरिक खतरे मौजूद हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। जैसे हमने आपको आंतरिक खतरे के बारे में हमने बताया था कि भारत में कौन कौन से आंतरिक खतरे हैं, उसमें आपको पहले पार्ट में हमने आपको बता दिया था। जैसे सांप्रदायिकता एवं धार्मिक खतरे हो गया। ठीक, उसके बाद जातीयता या जातिवाद, क्षेत्रीयता या क्षेत्रवाद, भाषावाद, जनजातीय विद्रोह, निर्धनता एवं बेरोजगारी, पारिश्रमिक असमानता, नक्सलवाद। इन्हीं चैप्टरों के अंतर्गत हम लोग आंतरिक सुरक्षा के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए पहले नंबर पे आ जाते हैं हम लोग सांप्रदायिकता या धार्मिक खतरे। ठीक है बच्चों, जैसे हमने आपको बताया था उसमें समझाते हुए कि भारत में विभिन्न विचारधारा, विभिन्न धर्मों के लोग हैं। ठीक है, भारत में विभिन्न विचारधारा, ठीक है, विभिन्न धार्मिक, सामाजिक, परंपरा एवं रीति रिवाज आदि का निवास स्थान है। ठीक है बच्चों, भारत में एक प्रकार से रंग बिरंगी परंपरा, रंग बिरंगी जातियां, रंग बिरंगे धर्म, हर प्रकार से अलग अलग। और भारत विभिन्न धर्मों का निवास स्थान है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। बच्चों धर्म कोई भी छोटा नहीं होता, कोई भी धर्म लड़ना नहीं सिखाता, लेकिन कट्टरपंथियों ने इसे अपने राजनीतिक लाभ के लिए एक दूसरे से लड़ना इसको सिखा दिया है। ठीक है बच्चों, धर्म की अगर निष्पक्ष व्याख्या की जाए तो कोई धर्म हम लोगों को एक दूसरे के प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं है। ठीक है बच्चों, प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं है। लेकिन वही है कि कट्टरपंथियों ने, अगर देखा जाए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अलग अलग इन धर्मावलंबियों ने, यहाँ के जो कट्टरपंथी हैं, राजनीतिक लाभ के लिए अपनी ही छोटी जातियों को, जो अपने ही वर्ग के जो गरीब वर्ग हैं, इनको तुरंत जो है इनकी बलि जो है, बलि का बकरा इनको बना दिया जाता है। ठीक है बच्चों, लड़ना इनको सिखाते हैं, खुद नहीं लड़ते। अब देखिए बच्चों, विश्व का जो सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन अलकायदा, उसका जो हेड था ओसामा बिन लादेन, ऐसा नहीं था कि उसने गरीब मुसलमानों का प्रयोग किया था आतंकवादियों के लिए, आतंकवादी बनाने के लिए, जबकि अपने बच्चों को अमेरिका में अच्छी से अच्छी शिक्षा दिला रहा था। अपने बच्चों को उसने आतंकवादी नहीं बनाया, केवल बता रहे हैं ना, धर्म चाहे जो भी हो। लेकिन कट्टरपंथियों ने अपने धर्म के जो गरीब तबके होते हैं, इनको उसमें जो है घसीट के मौत के मुंह में इनको भेजते हैं। चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो। सिखों की बात तो हम, क्रिश्चियन और सिखों में जो आतंकवादी संगठन तो वहाँ नहीं है, लेकिन जो भी है, जो भी परंपरा है, वो लोग, क्योंकि गरीब जो है वैसे भी हर स्थान पे मारा जाता है बच्चों, चाहे जैसा भी हो। हमारा कहने का मतलब ये नहीं है, हमारा मतलब यही है कि धर्म कोई छोटा नहीं होता, कोई भी लड़ना नहीं सिखाता। कोई भी धर्म में ये नहीं लिखा है किसी की हत्या कर देना बड़ा पुण्य का कार्य है, बड़े धर्म का कार्य, कहीं नहीं लिखा है और कोई नहीं सिखाता। तो समझ लीजिए, अगर जो है कोई धर्म अगर ऐसा सिखाता है तो सोच लीजिए बच्चों कि वो धर्म नहीं है, उस धर्म को कहीं ना कहीं उसका विकृत स्वरूप प्रदान किया गया है, मूल धर्म वो है ही नहीं। चलिए ठीक है, तो कहने का मतलब हमें ये, कट्टरपंथियों ने इसे अपने राजनैतिक लाभ के लिए एक दूसरे से लड़ना सिखाया। बची कसर अंग्रेजों ने पूरी कर दी, विभिन्न संप्रदायों में कटुता उत्पन्न कर दी। जैसे बच्चों अलगाव के समय हिंदू मुस्लिम कटुता उत्पन्न करके इन्होंने 2 भागों में भारत और पाकिस्तान को बांट दिया, जबकि भारत की आज़ादी में हिंदू और मुस्लिम दोनों एक साथ जो है कंधे से कंधा मिलाकर आज़ादी की लड़ाई लड़े थे।
ठीक है बच्चों। अब देखिए मोहम्मद अली जिन्ना जो कि पहले कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता थे, उनको इस तरह जो है भेदभाव और इन तरह उनको सांप्रदायिकता के रंग में रंग दिया कि वो जो है मुस्लिम लीग के सदस्य हो गए, जो कि प्रारंभ में इन्होंने मुस्लिम लीग का विरोध भी किया था, लेकिन कहते हैं ना वक्त ने इनको भी कमज़ोर कर दिया। ठीक है, वक्त और अंग्रेज़ों की नीतियों ने इन्हें भी अंत में मुस्लिम संप्रदाय, मुस्लिम कट्टरवाद इनके अंदर भी भर गया। चलिए, और वर्तमान में सांप्रदायिकता की बीमारी बहुत बड़ी मात्रा में है। दंगे होना सामान्य सी बात हो गई है बच्चों। भारत में भी हिंदू मुस्लिम दंगे होते हैं, कहीं बहुत सारे, कई बार हो चुके हैं, उनको शांत भी कराया गया है। ठीक है, चलिए, एक छोटी घटना अंतर्राष्ट्रीय घटना बन जाती है। और 1857 के विद्रोह में, आज़ादी की लड़ाई में हिंदू मुस्लिम दोनों साथ साथ अंग्रेज़ों से लड़े थे, लेकिन बाद में अंग्रेज़ों ने हिंदू मुस्लिम एकता में फूट डालकर दोनों को लड़ाने का काम किया। पहले अंग्रेज़ों ने किया, बाकी जो बची फुची कसर थी हमारे कट्टरपंथी नेताओं ने कर दिया, कट्टरपंथी धर्मावलंबियों ने कर दिया। ठीक है बच्चों, और भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। प्रत्येक व्यक्ति धर्म पालन हेतु स्वतंत्र, धर्म पालन परिवर्तन हेतु स्वतंत्र है। ठीक है बच्चों, तो कहने का मतलब यही है कि जो ये आंतरिक सुरक्षा को खतरा पैदा करने में सांप्रदायिकता भी हमारा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। धार्मिक खतरे जो दंगों के रूप में, विभिन्न धर्मों के बीच में जो तनावपूर्ण स्थिति आ जाए, समझ लीजिए वही है सांप्रदायिकता। ठीक, सांप्रदायिक दंगे का मतलब जो विभिन्न धर्मों के बीच में, अलग अलग धर्मों के बीच में अगर कहीं मारकाट होती है तो कहीं दंगा फसाद कुछ भी हो सकता है बच्चों, राजनेता कुछ भी करवा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहने का मतलब होता भी रहा है, हुआ भी है, यहाँ इसकी संभावनाएं हमारे देश में काफ़ी मात्रा में व्याप्त भी हैं। ठीक, चलिए अगला है जातीयता या जातिवाद। सब लोग जानते हैं, नेतृत्व स्तर पर व्याप्त, नेतृत्व का मतलब होता है सत्ता स्तर पर व्याप्त राज्यों में। सांप्रदायिकता केवल धर्म पर आधारित खतरा होता है बच्चों, लेकिन जातीयता उन खतरों के भीतर का खतरा है, इसलिए कि हर धर्म में अलग अलग जातियां हैं। ठीक है, और हमारे देश में जातिवादी खतरा नेताओं के द्वारा अधिकतर फैलाया जाता है। जातिवादी वोट बैंक की राजनीति सबसे गंदी राजनीति है। ठीक, हिंदू धर्म में बच्चों कई जातियां हैं। इस्लाम में शिया सुन्नी के अतिरिक्त कई अन्य जातियां भी मौजूद हैं, उपजातियां उनके अंदर की जातियां हैं। जातियां आपसी हितों को लेकर भी टकराती हैं। ठीक है, जातिवाद की मिसाल उत्तर प्रदेश और बिहार। ठीक है बच्चों, जातिवादी वोट यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, यूपी और बिहार। ठीक है बच्चों, ये लोग अपनी जात के नेताओं को वोट देते हैं। जात के नेता जो होते हैं अपनी जातियों के लिए कार्य करते हैं, ये भी अक्सर देखने को मिलता है। ठीक है, और जातियों में एकता जैसे क्षत्रिय महासभा, एक जातियों की एकता जैसे यही है क्षत्रिय महासभा, नायर समाज, जातिगत सम्मेलन एकता जैसे कहते हैं ना मौर्य सम्मेलन, यादव सम्मेलन। ठीक है, एसटी वर्ग, क्या है ये? जातियों की एकता। अगर ये सभी जातियां अपने लिए अलग राष्ट्र की मांग करने लगेंगी बच्चों, सबसे पहले भारत 4 भागों में बटेगा, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन और हिंदू मुस्लिम सिख और ईसाई राष्ट्रों में। उसके बाद भारत जो है, जो एक पार्ट हिंदुओं का होगा उसमें अलग अलग जातियों के 4 वर्णों के लिए राज्य वो बटेगा, वो 4 भागों में बटेगा। कौन कौन? क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है बच्चों, अब ब्राह्मणों की जब अलग अलग जातियां होगी तो उनमें ब्राह्मणों में भी अलग अलग वर्गों में बटेगा, क्षत्रियों में अलग अलग वर्गों में बटेगा। क्षत्रियों में क्या होगा? वही पुरानी परंपरा, जो जीत पाए वो जीत ले। तो ऐसी स्थिति में भारत में बहुत सारी चीजें विद्यमान है बच्चों, संभावनाएं ज्यादा विद्यमान है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्षेत्रीयता या क्षेत्रवाद। क्षेत्रीयता भी एक चुनौतीपूर्ण खतरा है बच्चों। जैसे हमने अभी आपको बताया, क्षेत्रवाद का खतरा कहाँ कहाँ पे है। जैसे यूपी का मुख्यमंत्री, एमपी का मुख्यमंत्री, बिहार का मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री संपूर्ण बिहार का है, बिहार का ऊर्जा मंत्री, यूपी का ऊर्जा मंत्री संपूर्ण ऊर्जा का व्यय क्या करता है अपने विधानसभा के क्षेत्र में, क्योंकि हम वहां से ताकि कभी हारने ना पाए, जनता हमको याद करे।
लेकिन अन्य क्षेत्रों के साथ तो भेदभाव होता है ना। तो बच्चों ये भी क्षेत्रीयता ही है, ठीक है। क्षेत्रीयता भी एक चुनौतीपूर्ण खतरा है। क्षेत्रवाद का अर्थ होता है एक क्षेत्र में पाए जाने वाले सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक समानताओं पर आधारित होती है। जैसे हम लोग कहीं बाहर अगर निकल जाते हैं बच्चों, अगर किसी हमारे लायक अगर कोई कार्य होता है, हम देखते हैं कि कौन सा हमारे यूपी का है, ठीक है बच्चों, बाहर पहुंच जाते हैं कौन सा हमारे यूपी का है। अगर उसमें यूपी का मिल गया तो हमारे नज़दीक हो गया। अगर यूपी में वो भी हमारा जो गृह जनपद है प्रयागराज, अगर हम पूछते हैं कौन इसमें प्रयागराज का है भाई, वो भी मिल गया और नज़दीक आ गया हमारे, ठीक है बच्चों। उसके बाद उसमें भी मिल जाता है कौन हमारे क्या बोलते हैं तहसील का है, कौन हमारे गांव का है, ठीक है। तो जैसे जैसे हमारे घर के वो नज़दीक पहुंचता जाता है वैसे ही हमारे दिल के भी करीब आता जाता है। तो ऐसी स्थिति में एक समय ऐसा जाता है कि अगर हम कोई भी कार्य करते हैं तो हम सबके साथ बराबर व्यवहार नहीं कर पाते, उसमें भी उसको वरीयता जरूर देते हैं। ये बच्चों क्षेत्रवाद के अंतर्गत आता है। या फिर कहीं कहीं जातिवाद, जैसे जातीय सामाजिक परंपराएं, ये सभी भी क्षेत्रवाद को ही जन्म देती हैं, ठीक है। सांस्कृतिक का मतलब वही है नज़दीकी धर्म हो गया। चलिए, क्षेत्रवाद का अर्थ एक क्षेत्र में पाए जाने वाले सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक समानताओं पर आधारित होती है। और आज़ादी के बाद भारत एक अखंड राष्ट्र, सोने की चिड़िया थी बच्चों। आज़ादी के पहले आज़ादी के बाद नहीं बच्चों, ऐसा नहीं हो सकता। ये जो है आज़ादी नहीं, उसके पहले, अंग्रेजों के आने के पहले की बात है बच्चों। ये थोड़ा सा गलत लिख उठा है, ये अंग्रेजों के आने के पहले। क्या अगर देखा जाए तो हिंदू राज्य पुरानी परंपराओं से लेकर भारत एक सोने की चिड़िया के रूप में थी, ठीक है, सोने की चिड़िया के रूप में। जबकि यहाँ पर लूट खसोट किसने ज़्यादा किया? सबसे पहले मुस्लिम आक्रांताओं ने, जैसे महमूद गजनवी जैसे, नादिर शाह जैसे लुटेरों ने। उसके बाद जो बची हुई थी वो जो है अंग्रेजों ने इसको लूट कर ख़त्म कर दिया, सोने की चिड़िया को, सारा सोना उठा ले गए। उसके बाद जो आज़ादी के पहले तक भारत की स्थिति देखा जाए तो एक शोषण का शिकार भारत हम लोगों को मिला था, ठीक है। और आज़ादी के बाद जो है क्षेत्रीयता के दो रूप सामने आए हैं, ठीक है। आज़ादी के बाद क्षेत्रीयता के दो रूप सामने आए हैं। जबकि आज़ादी के पहले तो भारत एक अखंड राष्ट्र था, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब इसी में थे। सोने की चिड़िया तो और पहले था बच्चों, अंग्रेजों के आने के पहले, ठीक है। ये लाइन ही थोड़ा सा गलत छप गई है हमारे विचार से, हमने थोड़ा सा इसको गलत कर दिया है। कहने का मतलब वही है कि प्राचीन भारत हमारी सोने की चिड़िया थी। इसे अंग्रेजों और जो है मुस्लिम आक्रांताओं ने लूट के इसको फोक लिया, ख़त्म कर दिया लगभग। उसके बाद आज़ादी के बाद जो क्षेत्रीयता के दो रूप सामने आए, ठीक है, वो कौन कौन से हैं? अलगाववादी आंदोलनों के रूप में, जिसमें अकाली दल, नागाओं का विद्रोह और भी बहुत सारे पूर्वोत्तर क्षेत्रों में बहुत सारे विद्रोह हुए हैं जो कि अलगाव को लेकर ही आए हैं, ठीक है बच्चों। जैसे असम में हो गया, असमियों का है विदेशी नागरिकों के विरुद्ध, विदेशी क्या, वही जो इधर से घुस के जो क्या बोलते हैं वो आए हैं ना शरणार्थी, तो उनके विरुद्ध भी वहाँ पर एक संगठन बने हैं, उन लोगों को निकालने के लिए बने हैं। वहाँ के राज्यों के क्या बोलते हैं नेतृत्वकर्ताओं के जो नेता वगैरह हैं उनके भेदभावपूर्ण नीतियों की वजह से संगठन बने हैं। तो बहुत रूप में सामने आए हैं जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए, अधिक स्वायत्तता हेतु संवैधानिक शांतिपूर्ण आंदोलनों के रूप में, जैसे बच्चों छोटे छोटे आंदोलन के द्वारा कुछ राज्य हैं जो खंडित हो गए हमारे, ठीक है। जैसे पाकिस्तान से खंडित होकर तो बांग्लादेश अलग राज्य ही बन गया। जैसे छोटे छोटे हमारे यहाँ जो राज्य हैं, क्योंकि भारत एक राज्यों का समूह है, तो छोटे छोटे राज्य में जैसे उत्तर प्रदेश को तोड़कर उत्तराखंड बन गया, बिहार को तोड़कर झारखंड बन गया, मध्य प्रदेश को तोड़कर एक छत्तीसगढ़ बन गया, ठीक है। ये शांतिपूर्ण आंदोलनों के रूप में अधिक स्वायत्तता के लिए ये राष्ट्र बनाए गए। अब देखिए, क्षेत्रवाद भी विभिन्न उच्च पद प्राप्त एवं नेतृत्व स्तर पर व्याप्त है, ठीक है बच्चों। विशेष क्षेत्र का विकास करना, बच्चों यही हमने अभी आपको बताया था, विशेष क्षेत्र का विकास करना,
कहने का मतलब जिस क्षेत्र का विधायक, जिस क्षेत्र का सांसद, उन्हीं क्षेत्रों का विकास वो ज़्यादा करता है, ताकि हम वहाँ पे कभी हारे ना। उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाना, अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति हेतु तो ये सभी कार्य हो रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए, नेतृत्व स्तर पर जब व्याप्त है तो होगा, कहते हैं ना, नेतृत्व स्तर पर अगर व्याप्त है तो हो ही तो है ये। ठीक है बच्चों, चलिए, अक्सर राजनेता अपने चुनावी क्षेत्र का विकास करने पर अधिक जोर देते हैं, जो आगे चलकर ये भी अखंडता को चुनौती देता है। क्योंकि जो अन्य क्षेत्रों से जब भेदभाव होता है बच्चों, तो वही क्षेत्र जो है अलगाव की मांग करने लगते हैं कि अगर हम अलग हैं ही, हमारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो हमको अलग कर दो, अलग हमारे लिए एक राज्य बना दो, अलग हमारे लिए राष्ट्र बना दो। तो ये चीज़ किसकी कमी है? ये नेताओं की कमी है, नेतृत्व स्तर पर जो व्याप्त है। और उन क्षेत्रों में विद्रोह, अराजकता, नक्सलवाद, अलगाववाद भी होता है बच्चों। इसमें हमने एक चीज़ नहीं लिखा है, वो होता है अलगाववाद आदि का खतरा पैदा हो जाता है, जिससे क्षेत्र की उपेक्षा की जाती है। ठीक, जिस क्षेत्र की उपेक्षा की जाती है, अर्थात जिन क्षेत्रों की उपेक्षा की जाती है, भेदभावपूर्ण नीतियां अपनाई जाती हैं, उन्हीं क्षेत्रों में संपूर्ण जो है अराजकता, नक्सलवाद, अलगाववाद, विद्रोह, दंगे उसी क्षेत्र में होते हैं। ठीक है, आगे बच्चों है भाषावाद। ठीक है, भाषावाद यह भी अन्य की भांति एक चुनौती है। ठीक है, यदि भाषा की शक्ति नहीं होती तो अधिकार सीमित होते, अर्थात भाषा की शक्ति होती है, एक भाषी लोग एकजुट होते हैं। यही स्थिति हुई जो है